कंठामृत जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। कक्षा 7 के विद्यार्थी इतिहास विषय के अंतर्गत पुस्तक पढ़ रहे हैं। हमारे अतीत भाग 2 और उसमें पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य, द मुगल एम्परर। आज इस श्रृंखला में दूसरी कड़ी है और हम प्रारंभ करते हैं मुगल ट्रेडिशंस ऑफ सक्सेशन, यानी उत्तराधिकार की मुगल परंपराएं। तो देखिए, द मुगल्स डिड नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ प्रिमोर्गेनेचर, यानी ज्येष्ठता के उत्तराधिकार के नियम में मुगल विश्वास नहीं करते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि वेयर द एल्डेस्ट सन इनहेरिटेंस हिज फादर्स एस्टेट, यानी जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। ये जो परंपराएं थीं ज्येष्ठाधिकार की, यानी बड़े के आगे शासन करने की, वह परंपराएं भारतीय परंपराएं थी। मुगल इनमें विश्वास नहीं करते थे। इंस्टेड दे फॉलोड द मुगल एंड तैमूर्स कस्टम्स। वे जो है मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को मानते थे, और ये प्रथा क्या थी? सहदायाद, यानी यह प्रथा थी कस्टम ऑफ कॉपरेनरी इनहेरिटेंस, को पर्सनरी इनहेरिटेंस और ए डिवीजन ऑफ द इनहेरिटेंस अमॉन्ग्स्ट ऑल द सन्स। फॉलो द हाईलाइटेड पैसेजेस इन टेबल 1। तो टेबल 1 में जो पीछे हाईलाइटेड पैराग्राफ निकल गया है उसकी ये बात कर रहे हैं। तो वहां पर आप इस तरह के देख सकते हैं। वहां हुआ क्या है कि वहां जो मुगल राजकुमार थे, यानी मुगल बादशाहों के जो पुत्र थे, वे विद्रोह कर दिया करते थे। तो आप समझ लीजिए कि सहदायाद यानी कस्टम ऑफ को पर्सनरी में विश्वास करते थे वे लोग, न कि ज्येष्ठाधिकार के नियम में विश्वास करते थे। रूल ऑफ प्राइमोजेनेचर, ठीक है ना। तो आप देखिए मुगल रिलेशंस विद अदर रूलर्स, इस टॉपिक में क्या है, इसमें आप देखिए कि फिर से टेबल 1 को आप देखेंगे तो वहां पाएंगे कि मुगलों ने उन शासकों के विरुद्ध लगातार अभियान किए जिन्होंने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, ठीक है ना। तो जिन लोगों ने उनकी सत्ता को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, उन्होंने उनके विरुद्ध अभियान छेड़े, ठीक है। देख लीजिए इस बात को कैसे कि take a look at table 1 once again. You will notice that the Mughal rulers campaigned constantly against rulers who refused to accept their authority. But as the Mughal became powerful, many other rulers also joined them voluntarily. और जब जैसे जैसे मुगल सत्ता पर काबिज होते गए, शक्तिशाली होते गए, दूसरे बहुत सारे कई एक शासक जो है उनके अधिकार में स्वेच्छा से आते गए, या फिर उन्होंने नियंत्रण कर लिया उनके ऊपर। तो इस तरह की उनकी व्यवस्था रही उत्तराधिकारी की और अन्य शासकों से संबंधों के, ठीक है। देखिए आगे चलते हैं हम। आगे क्या है, अनेकों ने मुगल घराने में अपनी पुत्रियों के विवाह करके उच्च पद प्राप्त किए, परंतु कईयों ने विरोध भी किया। आप इस चित्र में ऊपर जो ये चित्र दिया गया है, इस चित्र में आप मुगल साम्राज्य को देख सकते हैं, और मुगल साम्राज्य को देखने के क्रम में आप देखिए इस चित्र को देखिए। देखिए मुगल साम्राज्य का जो ये चित्र दिया गया है, आप देखेंगे कि इसमें ये देखिए ये आज कांधार कहाँ है? अफगानिस्तान में। काबुल कहाँ है? अफगानिस्तान में।
ये सारा क्षेत्र उस समय जो है मुगलों के नियंत्रण में आता था। ये देखिए, ये देखिए, दक्षिण का क्षेत्र जो है, जिसे दक्कन के नीचे का भाग कहा जाता है। आप ऐसे समझिए कि इसको आप यूं समझिए कि अगर यहाँ से एक पंक्ति खींची जाए तो उसके नीचे का भाग, तो ये मुगलों के क्षेत्रों में कभी आता रहा कभी जाता रहा, यानी मुश्किल से ही नियंत्रण रख पाए, पर प्रयास उनके, साम्राज्यवादी प्रयास उनके रहे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं पेज अगले पर कि क्या है। देखिए, देखिए, द सिसोदिया राजपूत, यानी जो मेवाड़ के सिसोदिया थे ऑफ मेवाड़, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट मुगल अथॉरिटी फॉर ए लॉन्ग टाइम, यानी मेवाड़ के सिसोदिया राजपूत लंबे समय तक मुगलों की सत्ता को स्वीकार करने से इनकार करते रहे, परंतु जब वे हारे तो मुगलों ने उनके साथ सम्माननीय व्यवहार किया। Once defeated, however, they were honorably treated by the Mughals, given their lands, वतन, back as assignments, वतन जागीर, यानी वतन जागीर वे जागीरें थीं जो जहां के शासक थे उन शासकों को ही वापस कर दी गई थीं। The careful balance between defeating but not humiliating their opponents enabled the Mughals to extend their influence over many kings and chieftains। यानी जो chieftains का मतलब ये है कि सरदारों के, तो मुगलों ने क्या किया कि जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, तो उन क्षेत्रीय शक्तियों के सरदारों यानी जो भी उनके प्रधान थे उनके बीच और अपने बीच एक संतुलन बनाए रखा, और ये संतुलन सावधानी पूर्वक अपनाया गया संतुलन था। इस संतुलन के बिगड़ जाने की वजह से कहा जाता है कि औरंगजेब के समय तक आते आते स्थिति बिगड़ गई, और इसका उदाहरण है शिवाजी का उदाहरण। कहा जाता है कि शिवाजी का औरंगजेब ने अपमान किया था और फिर शिवाजी पूरी शक्ति के साथ मुगल साम्राज्य को नष्ट करने के लिए खड़े हो गए। तो अब आगे चलते हैं और आगे देखिए आप, फिर एक प्रशासनिक व्यवस्था का जिक्र किया गया है, मनसबदार और जागीरदार। मनसबदार और जागीरदार ये क्या हैं आप देखिए, और आप ये देखिए कि मुगलों की प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की हुआ करती थी। जैसे जैसे मुगलों के साम्राज्य का विस्तार होता गया, मुगलों ने नियंत्रण स्थापित करने के लिए और लगान कर आदि उन तक रेवेन्यू यानी राजस्व उन तक सही तरीके से आता रहा, इसके लिए बंदोबस्त किए। तो उन्होंने जो व्यवस्था लागू की उसको कहा गया है मनसबदारी व्यवस्था। और यहाँ जो शब्द आपकी पुस्तक में प्रयोग किया गया है व्यक्तिवाचक संज्ञा, या यूं व्यक्तिवाचक संज्ञा न कहकर व्यक्ति के लिए जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है मनसबदार, और इस व्यवस्था को कहा गया है मनसबदारी व्यवस्था। तो आप देखिए कि जैसे जैसे साम्राज्य में विभिन्न क्षेत्र सम्मिलित होते गए, वैसे वैसे मुगलों ने तरह तरह के सामाजिक समूहों के सदस्यों को प्रशासन में नियुक्त करना आरंभ किया। शुरू में ज्यादातर सरदार, और वे भी कैसे सरदार, तुर्की ईरानी सरदार, यहाँ कौमा की आवश्यकता नहीं थी, यहाँ कौमा नहीं होना चाहिए, ज्यादातर सरदार तुर्की तुरानी थे। लेकिन अब इस छोटे समूह के साथ उन्होंने शासक वर्ग में ईरानियों, भारतीय मुसलमानों, अफगानों, राजपूतों, मराठों और अन्य समूहों को सम्मिलित किया। मुगलों की सेवा में आने वाले नौकरशाह मनसबदार कहलाए।
तो अब आप देख लीजिए कि मनसबदार कुछ और नहीं बल्कि एक तरह से एक व्यवस्था थी, और उस व्यवस्था में, प्रशासनिक व्यवस्था में, ये जो है पद हुआ करता था। और those who joined Mughal service were enrolled as mansabdars। ये देखिए, ठीक है ना। The term mansabdar refers to an individuals who holds an mansab, meaning a position of rank। यानी मनसबदार शब्द का प्रयोग ऐसे व्यक्तियों के लिए होता था जिन्हें कोई मनसब यानी कोई सरकारी हैसियत अथवा पद मिला होता था। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम, यानी ये एक श्रेणी व्यवस्था थी। श्रेणी व्यवस्था का मतलब ये होता है कि एक के ऊपर एक घटते या बढ़ते क्रम में, इस तरह से। इट वॉज ए ग्रेडिंग सिस्टम यूज्ड बाय द मुगल्स टू फिक्स नंबर 1 रैंक, नंबर 2 सैलरी, और नंबर 3 मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सबसे पहले रैंक यानी पद, दूसरे नंबर पर उस मनसबदार के लिए सैलरी यानी वेतन, और तीसरे सैन्य उत्तरदायित्व। ठीक है ना। पद और वेतन का निर्धारण जात के आधार पर किया जाता था। किसके आधार पर किया जाता था? जात के आधार पर किया जाता था। अब आप समझिएगा इस बात को, फिर अगले पेज की तरफ आपको ले चल रहे हैं। अगले पेज में आप देखेंगे कि ये जो जात शब्द है, यहां देखिए आप मनसबदारी व्यवस्था में कि ये जो जात शब्द है, जात जो है वेतन और पद की स्थिति बताने के लिए है। ठीक है ना। मनसब जो शब्द है, मनसब शब्द से पद या श्रेणी का ज्ञान होता है, और ये मनसब जो है ना अभिजात वर्गीय व्यवस्था थी। अमीरों को दिए जाते थे या कुछ अन्य लोगों को दिए जाते थे जिनका स्थान नौकरशाही व्यवस्था में होता था। अब हम फिर से पिछले पेज पर आ रहे हैं। देखिए देखिए मनसबदार क्या है, आप समझ गए होंगे कि मनसबदार जो है एक श्रेणी व्यवस्था थी, और जिसमें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व, मिलिट्री रेस्पॉन्सिबिलिटी निर्धारित किए जाते थे। पद और वेतन का निर्धारण जात की संख्या पर होता था। ठीक है ना। जात की संख्या जितनी अधिक होती थी, दरबार में अभिजात, यहाँ अभिजात शब्द का अर्थ जात से जुड़ा नहीं है, शुद्ध संस्कृत का शब्द है अभिजात। अभिजात का मतलब है कुलीन या अमीर वर्ग, जो अगले पेज में अभी स्पष्ट करेंगे हम। कुलीन या अमीर वर्ग की प्रतिष्ठा उतनी ही बढ़ जाती थी और उसका वेतन भी उतना ही अधिक होता था। ठीक है। जो सैन्य उत्तरदायित्व मनसबदारों को सौंपे जाते थे, उन्हीं के अनुसार उन्हें घुड़सवार रखने पड़ते थे। तो ये जो मनसबदारी व्यवस्था थी, ये जात और सवार पर आधारित व्यवस्था थी। इस बात को अभी अगले पेजों में दोहराएंगे और अच्छे से समझाएंगे। तो जो ये मनसबदारी व्यवस्था थी, जात और सवार पर आधारित थी। सवार का मतलब ये होता है घुड़सवार, यानी एक व्यक्ति जो मनसबदार नियुक्त किया गया है मुगल काल में, यानी अकबर के शासन व्यवस्था में, तो वह कितने जात का है, एक संख्या उसे दी गई, और उस संख्या के आधार पर वह अपना वेतन पाता था, और वह वेतन के साथ साथ उसी संख्या से ये निर्धारित होता था कि वह कितने कम से कम या अधिक से अधिक घुड़सवारों को अपने पास रख सकता था। मनसबदार अपने सवारों के निरीक्षण के लिए अपने सैनिकों के घोड़ों को दगवाते थे। ध्यान दीजिएगा इस बात को, घोड़ों को ये जो दगवाने की प्रथा है, ये काफी पहले से प्रचलित थी। हम इसका जिक्र करेंगे। सैनिकों का पंजीकरण भी किया जाता था। इन कार्रवाइयों के बाद ही सैनिकों को वेतन के लिए धन मिलता था, और
ये जो वेतन के लिए जो धन मिलता था वह कहां से मिलता था? मनसबदार अपना वेतन राजस्व एकत्रित करने वाली भूमि के रूप में पाते थे, जिसे जागीर कहा कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी जागीर एक तरह की भूमि होती थी और जो तकरीबन इक्ताओं के समान होती थी। ध्यान कीजिए कि इक्ता जो है, इक्ता जो है आ, एक व्यवस्था थी, इक्ता प्रणाली एक व्यवस्था थी जो इल्तुतमिश के समय में लागू की गई थी, और इल्तुतमिश दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था। ठीक है ना? जब गुलाम वंश की स्थापना हुई तो वह उसके बाद जो है ना कुतुबुद्दीन ऐबक, और उसके बाद जो है ना इल्तुतमिश जब आता है तो उसने इक्ता प्रणाली, यानी इनको इक्ताओं को मुक्ता भी कहा गया है, वहाँ यह व्यवस्था लागू थी, और वैसी ही कुछ ही व्यवस्था यहाँ भी लागू थी। तो पिछली कुछ बातों को भी इन्होंने लिया था। ठीक है ना? तो अब आप देखिएगा कि ये जो मनसबदारी क्या व्यवस्था थी आप समझ गए होंगे। इन अकबर्स यानी अकबर के जो काल में मनसबदारी व्यवस्था है, मनसबदारी एज द एम्पायर expanded to encompass different regions, the Mughals recruited diverse bodies of people from a small nucleus of Turkish nobles, Turanis. They expanded to include Iranians, Indian Muslims, Afghan, Rajputs, Marathas, and other groups. Those who joined Mughal service were enrolled as मनसबदार। तो अब आप हिंदी और अंग्रेजी दोनों रूपों में समझ गए होंगे मनसबदार क्या होते हैं। ठीक है, अब आप देखिए आगे चलते हैं। मनसबदार अपनी वेतन लेते थे, सैलरी लेते थे एज रेवेन्यू असाइनमेंट कॉल्ड जागीर। यानी जागीर क्या थी? एक भूमि थी, और वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो रेवेन्यू जो है क्या कहते हैं, मनसबदार को उसकी तनख्वाह के रूप में मिलता था। बट अनलाइक मुफ्तीज एंड मोस्ट, मनसबदार डिड नॉट एक्चुअली रिसाइड इन और एडमिनिस्टर देयर जागीर्स। ये भी था कि ये जो जागीर मिलती थी, ये जो जागीर उन्हें केवल और केवल रेवेन्यू के लिए मिलती थी, न कि प्रशासन के लिए। ठीक है ना? ये बात ध्यान रखने की है। तो अब आप आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं तो हम आपको और अच्छे से समझा रहे हैं इस मनसबदारी व्यवस्था को। अब इसके आगे आप देखिए अगले पेज पर हमने मनसबदारी व्यवस्था को समझाया है कि मनसबदारी व्यवस्था वास्तव में थी क्या। दशमलव पद्धति पर आधारित एक व्यवस्था थी। दशमलव पद्धति पर ये जो व्यवस्था थी मनसबदारी व्यवस्था, खलीफा अब्बास सईद द्वारा प्रारंभ की गई थी। खलीफा नेता, वहां का, कहां का? अरबी फारसी परंपराओं में खलीफा शब्द प्रचलित है। ठीक है ना? ये चंगेज और तैमूर से प्राप्त की थी मुगलों ने। अकबर के समय में 11वें वर्ष में मनसबदारी व्यवस्था प्रारंभ की गई। ध्यान रखना है इस बात का। अकबर ने अपने शासनकाल के 11वें वर्ष में इस मनसबदारी व्यवस्था को, मनसब शब्द से आप अर्थ समझ गए होंगे, पद या श्रेणी का ज्ञान होता है। और किन की पद या श्रेणी? अमीर या अभिजात या कुलीन की। ठीक है ना? तो अमीर का मतलब यहाँ धनी नहीं है, अमीर उन राजवंशों के लोग या शासन में ऊंचा स्थान पाए हुए लोगों के लिए अमीर शब्द प्रयोग किया गया है। बाद में, शुरुआत में तो मनसबदारी व्यवस्था इस तरह की नहीं थी, बाद में जात एवं सवार में इसको बांटा गया। किसको? मनसबदारी व्यवस्था को। और जात जो है वेतन तथा पद की स्थिति का द्योतक था, यानी जात से वेतन और पद की स्थिति का ज्ञान मिलता था, और सवार से घुड़सवार दस्ते की संख्या का ज्ञान होता था। अब आप देख लीजिए कि सबसे छोटा जो मनसब होता था, सबसे छोटा मनसब जात का जो 10 का जात होता था, और सबसे बड़ा मनसब 10,000 का होता था। हालांकि इसके अपवाद भी है, 12,000 का भी मनसब हुआ है। ठीक है ना? अब आप आगे देखिए कि मुगलों ने
अपने वंश को श्रेष्ठ साबित करने के लिए क्या किया, 5,000 या उससे ज्यादा के जात का या श्रेणी का जो मनसब है केवल शहजादों यानी राजाओं यानी बादशाहों के पुत्रों यानी राजवंश के लोगों के लिए सुरक्षित कर रखा था। अन्य लोगों को चाहे वे कोई हो, यद्यपि इसके भी अपवाद हुए हैं, वे 5,000 से कम ही देते थे, लेकिन 5,000 से ज्यादा जो है किसको देते थे, शहजादों को, राजवंशों को। ठीक है ना। 10 से 500 के बीच, 500 के नीचे का जो मनसबदार था उसे केवल मनसबदार कहते थे। 10 से 500 जात के नीचे का जो मनसबदार था उसे केवल मनसबदार कहते थे। 500 से 2,500 के नीचे के जात का जो मनसबदार था उसे अमीर कहा जाता था, और 2,500 से अधिक का जो मनसबदार था उसे अमीर ए उम्दा कहा जाता था। तो अब आप इस बात से समझ गए होंगे कि इनकी जो श्रेणियां थी ये यानी मनसबदारी व्यवस्था भी एक तरह से वर्गीकृत या स्ट्रेटिफाइड व्यवस्था थी। ठीक है ना। अब पुनः हम पिछले पेज पर आते हैं और पिछले पेज पर आने के क्रम में देखते हैं कुछ और। ठीक है ना। मनसबदारी और जागीरदारी व्यवस्था को समझने के बाद अब हम चलते हैं आगे। यहां एक बात और ध्यान रखने की है कि अकबर के शासनकाल में, यही जागीरदारी की मैं बात कर रहा हूं, इन अकबर्स रेन दीज जागीर्स वर केयरफुली असेस्ड so that their revenue were roughly equal to the salary of the mansabdar। लेकिन आगे कुछ स्थिति में परिवर्तन आ गया। औरंगजेब के शासनकाल तक पहुंचते पहुंचते बाई औरंगजेब this was no longer the case and the actual revenue collection was often less than the granted sum। यानी अब क्या हो गया, अब जो प्राप्त राजस्व था मनसबदार के वेतन से बहुत कम था। मनसबदारों की संख्या में भी औरंगजेब के समय तक आते आते वृद्धि हुई, जिसके कारण जागीर मिलने से पहले एक लंबा इंतजार मनसबदार को करना पड़ता था। मैंने जो कहावत पढ़ी है कहीं दूसरे स्थान पर, यहाँ नहीं है आपकी पुस्तक में, कि ये तक कहावत प्रचलित हो गई थी कि जागीर, इस मनसबदारी सिस्टम में जो जागीरें रेवेन्यू के लिए दी जाती थी उसके लिए कि जागीर मिल नहीं पाती थी, तो एक अनार 100 बीमार, यानी जागीर तो पड़ गई कम और मनसबदार हो गए ज्यादा। तो अब क्या किया जाए, यानी शॉर्टेज यानी कमी। ठीक है ना। तो जागीरदार जागीर रहने पर यह कोशिश करते थे कि वे अधिकतम राजस्व वसूल करें। इससे क्या हुआ कि औरंगजेब के शासनकाल के अंतिम समय में इन जागीरों पर, जागीर यानी मनसबदारों पर भी नियंत्रण रख पाना मुश्किल हो गया। ऐसा क्यों करते थे मनसबदार, क्योंकि ऐसा माना जाता है क्योंकि जागीरों की संख्या कम पड़ गई थी तो वे ज्यादा से ज्यादा लूट खसोट करना चाहते थे। आगे देखें, शीर्षक है जब्त और जमींदार। ठीक है ना। जब्त और जमींदार। तो